नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज फिर हम भारतीय भूगोल के एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है मानसून का निवर्तन, अर्थात रिट्रीट ऑफ मानसून। मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून की लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक, निवर्तन का मतलब ही होता है लौटना, यानी वापस जाना। तो जैसे अभी तक हम देख रहे थे मौसम का आना, मौसम आया था अर्थात मानसून आ रहा था, वो पश्चिमोत्तर भारत तक पहुंचा। उसके आगे अब वो वापस जाएगा, जाने की क्रिया क्या है, कैसे कैसे बारिश करेगा, इन सारी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से स्थल हैं जहाँ पर बारिश करेगा, इन सब चीज़ों पे हम विधिवत अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 21 जून, सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो जान लो, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। ठीक, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है और 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा को खिसकने लगता है, अर्थात वापस चलने लगता है, अर्थात दक्षिण की ओर चलने लगता है। और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है या लंबवत पड़ने लगती हैं, जिसके चलते विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत, ये वाला एरिया जो है, इस क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में जो आईटीसी का क्षेत्र तैयार होता है, ITC-Z, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, अर्थात अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो ये जो एरिया है ये ITC-Z भी कई क्षेत्र होता है। तो जब सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर खिसकने लगती है, 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है, तब जाके ITC-Z भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, अर्थात पश्चिमोत्तर भारत से विषुवत रेखा को खिसकने लगता है, जिसके चलते ITC-Z के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ ही जब ITC-Z दक्षिण की ओर खिसक रहा है तो मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। मानसून के निवर्तन में भारत में 1 सितंबर, ये मानसून का जो निवर्तन है, तब मानसून जब भारत से वापस होने लगता है तो भारत में 1 सितंबर से या बोलें सितंबर के प्रथम सप्ताह से मानसून खिसकने लगता है या मानसून का समापन शुरू हो चुका होता है। तो 15 अक्टूबर के आते आते समस्त मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। 15 अक्टूबर के आते आते समस्त मानसून भारतीय उपमहाद्वीप से वापस जा चुका होता है। लेकिन मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है। क्लियर, ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 सितंबर से जो मानसून है वो राजस्थान से वापस या राजस्थान में वापस होना शुरू हो चुका होता है। लेकिन यह भी, इसका दूसरा पहलू ये भी आप कह सकते हैं कि मानसून राजस्थान में सबसे देरी से पहुंचता है। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सबसे देरी से पहुंचता है, इसीलिए वहाँ सबसे पहले प्रारंभ भी हो चुका होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट आप यहाँ से दौड़ना शुरू किए तो यहाँ तो सबसे लास्ट पॉइंट है, तो जो वापस आएंगे तो यहीं से तो पहले शुरू करेंगे, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को विधिवत समझ रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से सबसे पहले राजस्थान से प्रारंभ होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मानसून सबसे लास्ट में राजस्थान में पहुंचता है। ठीक, क्लियर। अगला, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। क्लियर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। ये जो एरिया है, इस क्षेत्र में पूर्वी तटीय जो मैदान है, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीने सर्वाधिक वर्षा होती है। रीजन है कि मानसून जब वापस आता है तो वापस जब आता है मानसून, तो वापस आने
आने के समय ये मानसून बंगाल खाड़ी से क्या नमी लेना शुरू कर देता है, क्योंकि बंगाल खाड़ी क्या होती है, नमी युक्त हो जाती है। तो ये मैंने लिखा है कि मानसून के निवर्तन काल में होने वाली पूर्वी तटीय वर्षा के 2 कारण हैं। क्लियर, मानसून के निवर्तन काल में होने वाली पूर्वी तटीय वर्षा के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, अक्टूबर के आते आते मानसून बंगाल खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त करता है। ठीक, ये अक्टूबर के आते आते मानसून बंगाल खाड़ी से अत्यधिक नमी प्राप्त करता है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने के साथ ही उत्तर पूर्व मानसून प्रवाहित होने लगता है। ठीक, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परिणाम स्वरूप लौटने वाला जो मानसून है, ये जब लौटने वाला मानसून है बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है। रीजन, क्योंकि ग्रहण कर लेता है, तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व मानसून जो ये है उत्तर, ये वापस हो रहा है। तो जब वापस हो रहा है तो बंगाल खाड़ी से अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है, लेकिन साथ ही उत्तर पूर्व का जो मानसून है उसके साथ मिलकर, उत्तर पूर्व से जो मानसून आता था उसके साथ ये मिलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। जब ये वापस हो रहा है तो उत्तर पूर्व का मानसून इधर आ रहा है, तो इसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं, यानी उत्तर पूर्व के मानसून के साथ आपका ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून वापस हो रहा है ये आपस में मिल जाते हैं, जिसके चलते ये भी बंगाल खाड़ी से अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेते हैं और ये भी अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेते हैं, जिसके चलते ये फिर जब उत्तर पूर्व से हो रहे हैं और ये, तो ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और जब दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट बोलो या आप बोलो आंध्र प्रदेश का उत्तरी सरकारी तट, बात एक ही है। आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट पर वर्षा होती है और नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, रॉयल सीमा तट अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक, और तमिलनाडु का ये कोरोमंडल तट यहाँ पर अक्टूबर महीने में होती है। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर नवंबर के महीने में बारिश होती है। ठीक, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जब वापस आने लगता है और उत्तर पूर्व मानसून जब दक्षिण पूर्व के प्रवाहित होने लगता है तो ये आपस में मिल जाते हैं, तो ये साथ ही दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, साथ ही बंगाल की खाड़ी से अच्छी खासी मात्रा में नमी ग्रहण कर लेते हैं, जिसके चलते आंध्र प्रदेश के अक्टूबर माह में आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट या उत्तरी सरकारी तट बोलते हो आंध्र प्रदेश के तट को, साथ ही नवंबर के महीने में तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर, जैसे कि अक्टूबर के महीने के आते आते बंगाल खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है। ठीक, अक्टूबर के महीने के आते आते बंगाल खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि सागर जो हैं वो स्थल की अपेक्षा देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं। स्थल क्या है, धूप तेज हुई गर्म हो गए, धूप नम हुई ठंडे हो गए, ठंडी के सीजन है स्थल ठंडे हो गए, गर्मी के सीजन है स्थल गर्म हो गए। लेकिन क्या होता है, जो सागर होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, जब स्थल गर्म होते हैं तो ठंडे होना शुरू होते हैं। क्लियर, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी जल्दी से सागर के निचली सतह पर नहीं पहुंचती है, और जब तक सूर्य की किरणें सागर की निचली तलह तक पहुंचती है तब तक मौसम परिवर्तित हो जाता है, यानी गर्मी से ठंडी आ जाती है। तो वो जब नीचे तक पहुंचती हैं तब तक यहाँ ठंडी शुरू हो जाती है, तो वहाँ अब गर्मी शुरू हुई तो यहाँ अब ठंडी शुरू हो गई। तो इसलिए आप देखते हैं कि ठंडी के सीजन में पानी गर्म आता है। नलों से आप देखिए, हैंड पंप्स वगैरह से या मोटर जो भी चलाते हैं छोटे समर्सिबल, उनमें पानी गर्म आता है। रीज़न है क्योंकि अब वहाँ पर गर्मी शुरू हुई है, अब वो जल गर्म हुआ है, तो इसलिए वो जो धरातल से पानी निकालते हैं नीचे से मोटर या हैंडपम्प के माध्यम से, वो गर्म आता है। वहीं पर ठंडी के सीज़न में गर्मी के सीज़न में आप देखते हैं, अब यहाँ पर ठंडी शुरू हुई, यहाँ गर्मी, लेकिन यहाँ की ठंडी होते होते अब यहाँ जब गर्मी शुरू हो जाए तब जाकर कहीं सागर के धरातल तली पर जाके कहीं ठंडक शुरू होगी, तो यहाँ जब गर्मी शुरू हो जाती है वहाँ का पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठंडा हो चुका होता है। इसलिए गर्मी के सीज़न में पानी क्या आता है, ठंडा आता है। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए, अक्टूबर महीने के आते बंगाल खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है, क्योंकि सागर क्या है, धरातल की अपेक्षा या स्थल की अपेक्षा देर से ठंडे और देर से गर्म होते हैं। तो यहाँ अब ठंडी शुरू हो गई, अक्टूबर के महीने में ठंडी यहाँ हल्की हल्की शुरू हो जाती है, नहीं शुरू होती लेकिन गर्मी भी नाम मात्र की रहती है। तो वहाँ अब गर्मी शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या है, अब जब वहाँ पर गर्मी शुरू हो चुकी है जिसके चलते बंगाल खाड़ी में की गर्म सतह
उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती है। और आप देखते हैं अक्सर बंगाल की खाड़ी से अक्टूबर के महीने में ही चक्रवात उठते हैं। अक्टूबर लास्ट, नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही ये 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के बीच का ये जो एक महीने का अंतराल होता है, 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर के पहले का ये जो एक महीने का समय होता है, ये चक्रवाती समय होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंगाल खाड़ी में चक्रवात के उत्पन्न होने के अनुकूल दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके चलते वहाँ पर अब जब चक्रवात यहाँ पर उठा है, ठीक, यहाँ पर चक्रवात उठ चुका है। और चक्रवात क्या है, आपको बताया था मैंने कि वायु क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हमारे सदैव पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। क्लियर, उत्तरी गोलार्ध से आती हैं विषुवत रेखा की ओर और अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वही प्रक्रिया दक्षिणी गोलार्ध से आती है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात पश्चिम की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो जब हवाएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ऐसे आकर ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, चक्रवात पश्चिम की ओर आएगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जब चक्रवात बंगाल खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, ये पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो ये पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होने लगते हैं। तो ये जब पश्चिम को प्रवाहित होने लगते हैं, तभी जाकर इस एरिया में अच्छी खासी बारिश करते हैं। उत्कल, उड़ीसा के उत्कल सरकारी तट, ये इस बनने वाले चक्रवात से अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उड़ीसा के उत्कल तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट बोलते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट, ये आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। मैं समझा दूँ, उड़ीसा का उत्कल तट, आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा तट और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवात से वर्षा होती है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भी उत्तर भारत में भी हल्के हल्के बादल बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ असर यहाँ पर होता है। चाहे हल्की फुल्की बूंदों के रूप में ही बारिश क्यों ना हो, हल्की फुल्की जल बूंदों के रूप में ही बारिश क्यों ना हो, नहीं हल्की फुल्की हो जाती है। इस चक्रवात का असर यहाँ भी हल्का फुल्का कभी कभार आता है, अक्सर नहीं आता है, ठीक। अभी हाल ही में चक्रवात आया है, ठीक, निवाह, जिसका नाम ईरान ने दिया है, ठीक। और ये आप देखते हैं कि अक्सर इस महीने में, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय राज्य हैं, तटीय जिले हैं, वहाँ के जनसंख्या, वहाँ के लोगों को पलायन किया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर जब चक्रवात आकर चला जाता है, शांत हो जाता है, फिर उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक, ताकि किसी प्रकार की मानहानि की क्षति न हो। तो आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा तट पर और तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। क्लियर। और साथ ही उष्ण चक्रवात से होने वाली वर्षा मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उष्ण चक्रवात से होने वाली यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन से होने वाली वर्षा जो है वो किस महीने में होती है, तो आपका जवाब होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में चक्रवात से वर्षा होती भारत में। ठीक, तो ये था हमारा मानसून का निवर्तन। छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत ही उपयोगी लेक्चर है। हर एक लेक्चर आपका ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग आप जुड़ रहे हैं या इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो माफ़ी चाहते हैं, आपकी समझ बहुत कम आ गया। ये पहले से आपने पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपको समझ आएंगी चीज़ें। लेकिन यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मेरे स्टार्टिंग वीडियो से ही स्टार्ट करें। आप देखना हमारे जो स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, वीडियो जो मैंने दे रखे हैं आपको इससे पहले के, वहाँ से देखना शुरू करें तो आपकी चीज़ें भी थोड़ी समझ में आएंगी। क्योंकि यहाँ से यदि आप देखना शुरू करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में बहुत कम आएंगी, आपके दिमाग में चीज़ें बहुत कम फंसेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज सभी पूरे एंजॉय के साथ, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ मज़ा लेकर पढ़ रहे होंगे। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है जिसके चलते लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी आप पढ़िए, ज्योग्राफी के साथ साथ बाकी जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वो भी देखते रहिए और करंट अफेयर अपडेट करिए, क्योंकि आर की वैकेंसी जा चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ रहे होंगे, पूरा अपना मन दे रहे होंगे पढ़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया सीजन होता है ठंडी का। रजाई उड़ लो और आगे नोटबुक खोल लो और पढ़ते रहो। अगर जिनको ठंडी बहुत लगती है ना, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आपको ठंडी बहुत लग रही है, नींद बहुत लग रही है, ठंडी नहीं नींद बहुत लग रही है, तो ठंडी के सीजन में आप रजाई हट बाहर रख दो और ऐसे आराम से पढ़ो, तो ठंडी लगती रहेगी, नींद नहीं आएगी और बढ़िया पढ़ते रहो। ठीक, समझ गए? ये जोक था। लेकिन हाँ, अगर आपको नींद लग रही है तो मुंह धुल के बैठिए, ठीक है, और आराम से पढ़िए, विधिवत तरीके से मन लगाकर पढ़िए।
1 घंटे पढ़िए, लोग 4 घंटे पढ़ने को कहते हैं, आप 1 घंटे मन से पढ़िए, आप देखिए रिजल्ट आपके अनुकूल होगा। ठीक, सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।